पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जहां लोग एक नियम कभी नहीं तोड़ते थे। सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ जाने वाली पगडंडी पर कोई कदम नहीं रखता था। वजह किसी को ठीक से नहीं पता थी। आरव लकड़ियां उठाकर लौट रहा है। अजीब बात है, हर कोई उस रास्ते से इतना डरता क्यों है? तभी नैना आती है। तुम फिर उसी रास्ते के बारे में सोच रहे हो? हाँ, बिना वजह कोई रास्ता बंद नहीं होता। तुम फिर उसी रास्ते के बारे में सोच रहे हो? कुछ बुजुर्ग धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। जैसे ही आरव और नैना पास आते हैं, सब चुप हो जाते हैं। जब भी हम उस जंगल की बात करते हैं, सब चुप क्यों हो जाते हैं? एक बुजुर्ग बिना उनकी ओर देखे कहता है, कुछ सवालों का जवाब जानना सबसे बड़ी गलती होती है। जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी। बाबा लकड़ी पर अजीब निशान बना रहे हैं। जंगल से नहीं रुकते हैं, उस चीज से डरते हैं जो जंगल से बाहर नहीं आ सकती। बाबा, लोग जंगल से इतना डरते क्यों हैं? वो क्या है? अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें भूलती नहीं। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। पगडंडी के पास हवा अचानक ठंडी हो जाती है। सूरज जितना नीचे उतर रहा था, जंगल उतना ही शांत होता जा रहा था। इतनी शांति कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक कदमों की आवाज, लेकिन रास्ते पर कोई नहीं। आरव और नैना आवाज का पीछा करते हैं। एक पुराने पेड़ के नीचे मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। दोनों उन निशानों को देखते हैं। फिर नैना धीरे से कहती है, आरव, क्या हुआ? ये निशान यहीं आकर खत्म हो गए। दोनों ऊपर देखते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक काली परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी होती है। उसकी आंखें दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसका आकार। पलक झपकते ही वह गायब हो जाती है। दोनों भागकर बाबा के पास पहुंचते हैं। हमने उसे देखा। बाबा का चेहरा गंभीर हो जाता है। तो उसने भी तुम्हें देख लिया। वो था क्या? आज रात अपने घर की खिड़की मत खोलना, चाहे बाहर से कोई भी तुम्हारा नाम लेकर पुकारे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रात हो चुकी है। आरव अपने घर में बैठा है। बाहर पूरा सन्नाटा है। अचानक खिड़की पर दस्तक। फिर बिल्कुल नैना की आवाज सुनाई देती है। आरव, खिड़की खोलो, मैं बाहर हूँ। आरव चौंक जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि बाबा ने क्या कहा था। रात जितनी गहरी होती गई, बाहर की दस्तक उतनी ही बेचैन करने लगी। लेकिन आरव को बाबा की बात याद थी, खिड़की किसी भी हाल में नहीं खोलनी। नैना की आवाज, आरव, जल्दी खोलो, मुझे डर लग रहा है। आरव धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है, लेकिन उसे नहीं खोलता। अगर सच में नैना हो तो मेरा पूरा नाम बताओ। कुछ पल के लिए बाहर सन्नाटा छा जाता है। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार थोड़ी भारी। दरवाजा खोलो। आरव एक कदम पीछे हट जाता है। अचानक दस्तक बंद हो जाती है। अगली सुबह सूरज निकल चुका है। आरव दौड़कर नैना के घर पहुंचता है। कल रात तुम मेरे घर आई थी? मैं तो पूरी रात घर पर थी। दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। नैना हैरानी से उसे देखती है। दोनों फिर बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा जमीन पर बने पुराने निशानों को देख रहे होते हैं। उसने पहली चाल चल दी है। वो हमारी आवाजें कैसे जानता है? वो किसी का चेहरा नहीं चुराता, सिर्फ उसकी आवाज। वो चाहता क्या है? बाबा गहरी सांस लेते हैं। वो चाहता है कोई अपनी मर्जी से जंगल के बीच तक पहुंच जाए। जंगल के रास्ते पर छोटे छोटे काले पत्थर एक सीधी लाइन में पड़े हैं। ये पत्थर पहले कभी वहाँ नहीं थे, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बनाया हो। क्या हमें इनके पीछे जाना चाहिए? अगर ये जाल हुआ तो? तभी आखिरी पत्थर अपने आप थोड़ा सा खिसक जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। रास्ते के किनारे एक पुरानी लोहे की घंटी लटकी है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही, फिर भी घंटी अपने आप बजने लगती है। कोई हमें देख रहा है। कोई जवाब नहीं। फिर वह परछाई बिल्कुल आरव की आवाज में बोलती है, साया। तुम कौन हो? दोनों डरकर पीछे हटते हैं। अगले ही पल साया धुएं की तरह हवा में गायब हो जाता है। वापस लौटते समय आरव को जमीन पर अपने ही जूतों जैसे ताजा पैरों के निशान दिखाई देते हैं।
लेकिन वे निशान जंगल के अंदर जा रहे हैं। ये मेरे पैरों के निशान कैसे हो सकते हैं? मैं तो उधर गया ही नहीं। जब जंगल तुम्हारे कदमों से पहले तुम्हारे निशान बना दे, तब समझ लो कि खेल शुरू हो चुका है। आरव और नैना उन पैरों के निशानों को देखते रहे। हर निशान बिल्कुल आरव के जूते जैसा था, लेकिन उन्हें बनाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगर तुम यहाँ नहीं आए तो ये निशान किसने बनाए? चलो देखते हैं ये कहाँ तक जाते हैं। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं। निशान उन्हें एक खुली जगह पर ले जाते हैं। वहाँ कोई नहीं। दोनों चारों ओर देखते हैं। लगता है रास्ता यहीं खत्म हो गया। आरव, जिस रास्ते से हम आए थे वो कहाँ गया? चारों तरफ अब सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। न पक्षियों की आवाज, न हवा। जंगल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। अचानक दूर से किसी के धीरे धीरे ताली बजाने की आवाज आती है। ताली। कुछ सेकंड बाद दूसरी ताली। पेड़ों के बीच वही काली परछाई दिखाई देती है। इस बार वो भागती नहीं, धीरे धीरे आरव और नैना के चारों ओर घूमने लगती है, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं आती। उसकी परछाई है लेकिन धूप नहीं है। साया रुक जाता है, धीरे से अपना हाथ उठाता है और सामने की जमीन पर एक लंबी काली लकीर बन जाती है। बाबा की आवाज आरव को याद आती है, उसकी बनाई हुई लकीर कभी पार मत करना। हम दूसरी तरफ से निकलते हैं। दोनों पीछे हटते हैं। तभी साया पहली बार हंसता है, लेकिन उसकी हंसी पूरे जंगल में अलग अलग दिशाओं से सुनाई देती है, जैसे एक नहीं कई साए हों। दोनों किसी तरह बाहर निकलकर बाबा के पास पहुंचते हैं। वो लकीर क्या थी? बाबा कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, वो लकीर रास्ता नहीं होती, वो एक बुलावा होता है। बाबा गंभीर होकर कहते हैं। फिर साया उसे ढूंढना बंद कर देता है। आरव और नैना एक दूसरे को देखते हैं। क्यों? बाबा की आंखें जंगल की ओर उठती हैं। क्योंकि फिर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। उसी रात जंगल के किनारे काली परछाई एक पेड़ के पीछे खड़ी है। इस बार वह अकेली नहीं है। उसके पास जमीन पर एक दूसरी परछाई भी दिखाई देती है, लेकिन वहां कोई दूसरा इंसान खड़ा नहीं होता। उस रात पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जंगल में सिर्फ एक साया नहीं था। अगली सुबह गांव सामान्य दिख रहा था, लेकिन आरव और नैना जानते थे कि जंगल बदल चुका है, और शायद वे भी। मुझे लगता है वो हमारा पीछा नहीं कर रहा। तो फिर? वो हमारा इंतजार कर रहा है। दोनों फिर जंगल के किनारे पहुंचते हैं। उन्हें एक पुराना पत्थर का गोल चबूतरा दिखाई देता है। उस पर सूखे पत्ते रखे हैं, लेकिन हवा चलने के बावजूद पत्ते बिल्कुल नहीं हिलते। ये कैसे हो सकता है? तभी सारे पत्ते एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। बीच में एक काला गोल निशान दिखाई देता है। दोनों दौड़कर बाबा के पास पहुंचते हैं। वो गोल निशान क्या है? बाबा कुछ देर चुप रहते हैं, फिर पहली बार सच बताते हैं। बहुत साल पहले इस जंगल में कोई राक्षस नहीं था। फिर ये साए कहाँ से आए? जब लोगों ने लालच में जंगल के सबसे पुराने पेड़ को काटना चाहा, उसी दिन पहली बार साया दिखाई दिया। तो वो बदला ले रहा है? बाबा सिर हिलाते हैं। नहीं, वो पहरा दे रहा है। सूरज ढलने लगता है, काली धुंध फिर फैलने लगती है। इस बार साया धीरे धीरे दोनों के सामने आकर रुक जाता है। वो हमला नहीं करता, बस जंगल के अंदर की ओर इशारा करता है। ये हमें बुला रहा है? साया बिना बोले मुड़ जाता है। आरव और नैना सावधानी से उसके पीछे चलते हैं। साया हमेशा कुछ दूरी पर रहता है, जैसे चाहता हो कि वे उसके पीछे आए, लेकिन उसके पास ना पहुंचे। अचानक वह गायब हो जाता है। सामने एक विशाल बहुत पुराना पेड़ खड़ा है। उसका तना इतना चौड़ा है कि 4 लोग मिलकर भी उसे घेर ना सकें। पेड़ के नीचे वही काला गोल निशान बना हुआ है। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। पेड़ की परछाई धीरे धीरे हिलती है, लेकिन पेड़ बिल्कुल स्थिर रहता है। पेड़ नहीं हिल रहा। उसकी परछाई हिल रही है। धीरे धीरे पेड़ की परछाई जमीन से अलग होकर खड़ी हो जाती है। वो पहले वाले साए से भी बड़ी होती है। दोनों पीछे हटते हैं। तभी बाबा वहां पहुंच जाते हैं। वह पहली बार ऊंची आवाज में कहते हैं,
भागो मत। आरव और नैना रुक जाते हैं। बाबा उस विशाल साय की ओर देखते हैं और कहते हैं, आज ये फैसला करेगा कि जंगल का अगला रखवाला कौन होगा। जिस रहस्य को वे एक भूत समझ रहे थे वह उससे कहीं पुराना था। पुराने पेड़ के सामने तीनों खड़े थे। हवा रुक चुकी थी। जंगल जैसे अपनी सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा था। वह विशाल साया धीरे धीरे उनके सामने आता है, लेकिन इस बार वह डराता नहीं, बस खड़ा रहता है। आपने हमें पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि हर इंसान सच सुनकर उस पर विश्वास नहीं करता। तो ये साए है क्या? ये भूत नहीं है, ये इस जंगल के रक्षक हैं। ये किसी को पकड़ने नहीं आते, ये सिर्फ उन लोगों को रोकते हैं जो जंगल को नुकसान पहुंचाने आते हैं। अचानक जमीन पर सूखी डालियों में चिंगारियां उठने लगती हैं। हवा तेज हो जाती है। विशाल पेड़ का एक भारी हिस्सा टूटकर गिरने वाला होता है। पहली बार डर किसी साए से नहीं, बल्कि जंगल को बचाने का था। नैना, जल्दी उस तरफ से पत्थर हटाओ। दोनों मिलकर गिरी हुई डालियों को हटाते हैं ताकि आग फैलने का रास्ता रुक जाए। साया दूर खड़ा सब देखता रहता है। आग बुझ जाती है। जंगल फिर शांत हो जाता है। विशाल साया धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है। उसके पीछे खड़े बाकी छोटे छोटे साए धुएं की तरह आसमान में घुलने लगते हैं। क्या ये जा रहे हैं? नहीं, अब इन्हें यकीन हो गया है कि जंगल सुरक्षित है। सुबह की पहली किरण पेड़ों पर पड़ती है। काली धुंध पूरी तरह गायब हो जाती है। विशाल साया आखिरी बार आरव और नैना की ओर देखता है, फिर पेड़ की परछाई में समा जाता है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। कुछ दिन बाद गांव के बच्चे फिर जंगल के किनारे खेल रहे होते हैं। अब कोई डर नहीं रहा। आरव और नैना मुस्कुराते हुए दूर खड़े हैं। तभी पुराने पेड़ के नीचे रखा एक सूखा पत्ता बिना हवा के धीरे धीरे घूमने लगता है। आरव उसे देखता है। क्या तुमने देखा? नैना मुड़कर देखती है, लेकिन तब तक सब शांत हो चुका होता है।